ज़ूलॉजी प्राणी शास्त्र के द्वितीय वर्ष में बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में जो थर्ड पेपर है वो है इम्यूनोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। तो उसका सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनिटी, वो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा विज्ञान और प्रतिरक्षा हम किसे कहते हैं? सी, द ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ बैटलफील्ड। ह्यूमन लाइफ जो है वो एक तरह का युद्ध का मैदान है, बैटलफील्ड है, जिसमें जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो एक सोल्जर है। द मैन इज लाइक अ सोल्जर, एक सिपाही है जिस पर चारों ओर से विभिन्न प्रकार के जो दुश्मन हैं वो अटैक करते हैं, जैसे फंजाई, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस, प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स, इस तरह से एक्सेट्रा कई सारे बाहरी जो अटैक करने वाले सब तरफ से मैन के ऊपर अटैक करते हैं। एंड इसलिए हमारी बॉडी के ऊपर के पास एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारी रक्षा करते हैं इन सारे ही शत्रुओं से। तो बॉडी के अंदर इन इन्वेजन जो पैथोजन का, इन सबको हम पैथोजेंस बोलते हैं। दीज ऑल आर नोन एज पैथोजेंस। और इनसे हमारे बॉडी के अंदर जो शक्ति होती है जिससे हम रेजिस्ट करते हैं इन सारे ही पैथोजन से, और जो भी इनके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इनके विषैले पदार्थ हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे हमारा शरीर लड़ाई करता है। और इसी के बेसिस पे जो सब्जेक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें कि हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर इनबॉर्न यानी जन्मजात या एक्वायर्ड बाहर से अर्जित की भी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, ताकि हम इन सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ाई कर सकें और अपने शरीर को बचा सकें। तो इट्स नॉट अ न्यू ब्रांच, ये एक नई कॉन्सेप्ट या नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इसका बहुत ही पुराना इतिहास है। इस इतिहास को हम अगर देखें तो ये 2500 साल पुराना इतिहास होता है, देखा गया है। सबसे पहले 430 बीसी में थ्यूसिडिडेस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि प्लेग से अगर एक बार किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, अ मैन व्हेन वंस अटैक्ड बाय प्लेग, तो फिर दोबारा उसको प्लेग नहीं होता। ये इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट थ्यूसिडिडेस के समय से ही प्रारंभ हो गया था। उसके बाद में 15वीं सेंचुरी के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ उसमें ये देखा गया कि अगर एक क्रूड तरीके से इनैकुलेशन किया जाए, वेरियोलेशन किया जाए, तो भी प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल पॉक्स थे, स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है उसको हम बोलते थे वेरियोला। और एट दैट टाइम अगर किसी भी स्मॉल पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के लेजन्स को, उनके स्क्रैप्स को, उनके त्वचा को अगर निकाल कर एक पर्सन जो सफरिंग कर रहा है, जो बीमार है, उसकी स्क्रैप को निकाल कर अगर हेल्दी इंडिविजुअल में डाल दिया जाता है तो उसके अंदर इस बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। तो एक क्रूड तरीका था इनैकुलेशन का या वेरियोलेशन का, इसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और उन स्क्रैप्स को इंट्रोड्यूस कराकर इम्यूनिटी डेवलप इन्होंने की। थर्ड जो साइंटिस्ट थे एडवर्ड जीनर, 1749 से 1823 तक इनका टाइम था। ही वॉज एन इंग्लिश फिजिशियन, वो एक इंग्लिश फिजिशियन थे। और एडवर्ड जीनर ने
एक ऑब्जर्वेशन किया मिल्क मेड्स पे, जो दूध बेचने वाले जो मेड्स थे, उनके अंदर उन्होंने देखा कि वो काउ पॉक्स जो बीमारी है उसके कांटेक्ट में आते हैं, और जो बार बार उस काउ पॉक्स के बीमारी के कांटेक्ट में आए उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स की बीमारी के लिए वो रेजिस्टेंट हो गए। तो 1786 में एडवर्ड जेनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने एक लड़के को मिल्कमेड के स्क्रैप्स जो लेजन थे, मिल्कमेड की त्वचा के जो पार्ट थे, उनको नीडल से, उनके अंदर काउ पॉक्स बीमारी डेवलप हो गई थी, उनमें से उसके स्क्रैप निकालकर उस लड़के के अंदर इनोक्यूलेट किए। तो फिर बाद में जिन भी लोगों में स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी उनके पस को निकालकर नीडल से उसी लड़के में इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर उस लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। दैट मीन्स कि जो काउ पॉक्स ने रेजिस्टेंस डेवलप की थी बॉडी के अंदर, उन्होंने स्मॉल पॉक्स को भी रेजिस्ट किया, और स्मॉल पॉक्स इस तरह से उस लड़के को स्मॉल पॉक्स से रेजिस्टेंट बॉडी के अंदर डेवलप हो गई। इस तरह से एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन बनाया स्मॉल पॉक्स का, और WHO के मुताबिक, WHO के अनुसार स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया। देन लुई पैस्चर आए 1822 से लेकर 1895 तक इनका टाइम था। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने काम किया जैसे पेबराइन डिजीज पे, जो कि सिल्क वॉर्म की डिजीज थी, एंथ्रेक्स जो मवेशियों या कैटल्स के अंदर डिजीज हुई, उसी तरह से चिकन कोलेरा, जो कि फाउल्स की या चिकन की, जो मुर्गे के अंदर पाई जाने वाली बीमारी थी, इनके ऊपर उन्होंने काम किया। और उन्होंने देखा कि चिकन्स के अंदर जब बेसिलस, एक तरह से पास्चुरेला एविसेप्टिका, के कल्चर्स को इंट्रोड्यूस कराया, उन चिकन्स के अंदर डाला, तो वो उनमें इलनेस नहीं हुई। दैट मीन्स कि अगर पुराने जो एज्ड कल्चर्स होते हैं, पुराने जो कल्चर्स हैं, उनको अगर इंट्रोड्यूस कराया जाए तो फिर वो अपनी वायरुलेंस, अपनी क्षमता जो है वो खो देते हैं। और अपनी वायरुलेंस तो खो देते हैं, लेकिन वो उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि दे कैन इंड्यूस इम्यूनिटी, और इसी तरह से इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो गई। दैट मीन्स जो पुराने अगर एजेड हम यूज़ करते हैं कल्चर्स को, तो वो अपना वायरुलेंस खो देते हैं, अपनी क्षमता खो देते हैं, लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने की जो कैपेसिटी है वो इंड्यूस्ड रहती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बोलते हैं एटेन्यूएशन। मतलब कि जो वायरुलेंस है, किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वायरुलेंस को रिड्यूस करना, वीकन करना, ताकि वो खुद तो वीक हो जाए, लेकिन दूसरे जंतु के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उसके अंदर रहती है। ये लुई पास्चर की एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी चिकन के ऊपर। दूसरा, उन्होंने एंथ्रेक्स के ऊपर काम किया, और पेबराइन पे उन्होंने काम किया, और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स थी उनमें एक सबसे बड़ी फाइंडिंग ये थी कि जब शीप को इनोक्यूलेट किया एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से, जिसको बेसिलस एंथ्रेसिस बोलते हैं, और जब इन बेसिलस एंथ्रेसिस जो कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे कल्टीवेटेड थे, 42 डिग्री सेल्सियस पर जिन्हें बनाया गया था बेसिलस एंथ्रेसिस को, जब उनको शीप के अंदर डाला तो उनके अंदर कोई भी डिजीज डेवलप नहीं हुई।
यानी कि ये जो यूजुअल ग्रोथ टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, उस समय तो ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैथोजेनिक था, लेकिन जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको इनोकुलेट करा तो फिर ये बीमारी नहीं हुई। इससे ये पता लगाया है कि जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी वायरुलेंस को खो देता है जब उसको हाई टेम्परेचर पर कल्टीवेट किया जाए। ये लुई पास्चर की जो फाइंडिंग्स थी। उन्होंने एक और मेथड निकाला जिसमें कहा कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके अननेचुरल होस्ट पे इंट्रोड्यूस कराया जाए, अगर उनके अननेचुरल होस्ट में उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए तो फिर उसमें ये उनकी बीमारी को से बचाया जा सकता है। जैसे कि रेबीज जो वायरस है, रेबीज का जो वायरस होता है, अगर हम उसको रैबिट में, या स्मॉल पॉक्स के वायरस जो इंसान का है, स्मॉल पॉक्स का वायरस है, अगर उसको काऊ में कई बार इंट्रोड्यूस कराया जाए तो वो अपनी कैपेसिटी को वायरस खो देता है, लेकिन इम्यूनिटी इंड्यूस करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग लुई पास्चर की थी। उसके बाद में उन्होंने वैक्सीन बनाया रेबीज का, और लुई पास्चर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ही इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के कारण उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। देन मैकनिकॉफ जो साइंटिस्ट थे 1845 से 1916 के टाइम में, ही वॉज एन रशियन ज़ूलॉजिस्ट। वो एक रूसी प्राणी शास्त्र थे, रशियन ज़ूलॉजिस्ट। उन्होंने ये बताया कि सेल जो है, सेल्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो इम्यूनोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने देखा स्टार फिश का जो ट्रांसपेरेंट लार्वा है, स्टार फिश का पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट जो लार्वा था, उसके अंदर उन्होंने देखा कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम थे उसके अंदर कई सारे फैगोसाइट्स दिखे, और फैगोसाइट्स जो थे उसी तरह से डेफनिया के अंदर जो वाटर फ्ली है उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरह के फैगोसाइट्स देखे, डेफनिया के अंदर भी। तो उन्होंने देखा कि ये जो फैगोसाइट्स हैं वो जो यीस्ट होते हैं, जो पैथोजेनिक होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं इन एनिमल्स के अंदर। यानी कि जो फैगोसाइट्स हैं वो भी एक तरह से इन जो इंट्रूडर्स हैं उनसे इन जानवरों की रक्षा करते हैं। उन्होंने बताया कि जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो इन्फ्लेमेट बॉडी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन जो है जिसको हम सूजन बोलते हैं, वो भी एक प्रोटेक्टिव चीज़ है, एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं है। और उन्होंने कॉलेरा के कॉजेटिव एजेंट को भी 1883 के अंदर डिस्कवर किया। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी मैकनिकॉफ की। देन एक और साइंटिस्ट थे एमिल वॉल बेयरिंग। एमिल वॉल बेयरिंग, ही वॉज एन साइंटिस्ट एंड उनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिनके अंदर उन्होंने ह्यूमोरल थ्योरी को डिस्कवर किया। ह्यूमोरल थ्योरी इन इम्यूनिटी। देन एल्मरोथ राइट 1861 से 1947 में इन्होंने ऑप्सोनाइजेशन की थ्योरी बताई। सो एल्मरोथ राइट ने ऑप्सोनाइजेशन की थ्योरी बताई। उन्होंने बताया कि कुछ ऑप्सोनेंस बॉडी में होते हैं। ये एक तरह की एंटीबॉडी होती है जो कि सेल्यूलर पार्टिकल के ऊपर या एंटीजन के ऊपर अटैच हो जाती हैं और उनको फैगोसाइटोसिस के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि उनको एनगल्फ किया जाए, उनको भक्षण कर लिया जाए। इस तरह से ऑप्सोनाइज करके एंटीजन्स को ख़त्म किया जा सकता है। देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्हें चार्ल्स रिचर्ड थे। ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट। ही वॉज अ फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट। 1850 से 1935 तक का इनका टाइम था और इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1913 में, जिन्होंने इन्होंने एनाफाइलैक्सिस पर
काम किया। इसका मतलब है विदाउट और अगेंस्ट प्रोटेक्शन। एनाफाइलेक्सिस का मतलब है विदाउट और अगेंस्ट प्रोटेक्शन। देन पॉल एंड्रिच 1854 से 1915 तक इनका काम था। ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट। बैक्टीरियोलॉजी में इन्होंने काम किया और इन्होंने देखा कि एक टाइम लैग के बारे में बताया कि किस तरह से जब एंटीजन इंट्रोड्यूस होता है या कोई भी एंटीजन का इंजेक्शन दिया जाता है तो वो टाइम पीरियड जो क्या होता है, एक अकरेंस होती है एक टाइम लैग की, जब जो कि एंटीजन इंजेक्शन और बिफोर एंटीबॉडी वाज फॉर्म्ड, वो जो टाइम लैग है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी किस तरह से मदर से, माँ से उसके बच्चे तक, फीटस तक ट्रांसफर हो सकती है। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया साइड चेन हाइपोथेसिस का। देन इन्होंने डिस्कवर किया कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, मास्ट सेल्स बॉडी के अंदर होती हैं, कि ये जो है वो जैसे ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे ही सूजन होती है, वैसे ही इन सेल्स का डिवीजन तेजी से होने लग जाता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया उसको हम बोलते हैं हॉरर ऑटोटॉक्सिकस। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये हॉरर ऑटोटॉक्सिकस का, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन 1901। और इसका मतलब यह है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है whereby the body does not react immunologically to its own cells and tissue। वो अपने ही कोशिकाओं और अपने ही टिश्यू के अगेंस्ट हमारा शरीर काम नहीं करता। अदरवाइज जिस तरह से ये पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ते हैं उस तरह से हमारी बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट भी लड़ सकते हैं, बट इट डजंट हैपन। ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि बॉडी के अंदर हॉरर ऑटोटॉक्सिकस का जो कॉन्सेप्ट है और ये मौजूद होता है, और इसी बात के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1901 के अंदर। देन रॉबर्ट कोच 1843 से 1910 में, जिन्होंने कि ट्यूबरक्युलिन बनाया ट्यूबरकुलोसिस को क्योर करने के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने डिस्कवरी किया पेनिसिलिन। ये एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है पेनिसिलिन, जो कि इनको फंगस से, मोल्ड से प्राप्त हुआ। देन विडाल फर्नांडो फ्रॉम 1862 टू 1929 इन्होंने एक मेथड डायग्नोस किया कि डिजीज का जो डायग्नोसिस होता है वो हम ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं, खून की जांच से हम डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इन्होंने ही विडाल्स टेस्ट इन्हीं के नाम पर होता है, जो कि टाइफॉइड जो फीवर है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। और इन्होंने एंटी टाइफॉइडल वैक्सीन डेवलप की। देन बर्नेट मैकफार्लेन फ्रॉम 1899 टू 1985, और इन्होंने क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी दी एंटीबॉडी फॉर्मेशन की। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी एंटीबॉडी फॉर्मेशन की, कि किस तरह से एंटीबॉडी बनती हैं, और फिर इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1960 में। देन इज़ैक एंड लिंडरमैन ने इंटरफेरॉन्स की डिस्कवरी करी। इन्होंने बताया कि व्हाट आर इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स एक तरह से ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो सभी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, एंटीवायरल फंक्शन जिनका होता है, ठीक है। दीज आर द ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, produced by all the cells of the body,
विच आर एंटीवायरल इन फंक्शन, वो एंटीवायरल होती हैं. देन कार्ल लैंडस्टीनर इन 80 फ्रॉम 1868 to 1943, और इनकी डिस्कवरीज आर वेल नोन. इन्होंने ब्लड ग्रुप जो इंसान के अंदर होते हैं ए बी एंड ओ, इनको डिस्कवर किया. इन्होंने ही RH एंटीजन सिस्टम बताया. कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने मिलकर, और डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी भी बताया कि द डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एलर्जिक एनिमल टू अ नॉर्मल रेसिपिएंट विद लिम्फोसाइट. ये एक और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नोन एज डिलेड hypersensitivity. Then Rodney R. Porter from 1917 to 1985, और इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला in 1972, क्योंकि इन्होंने फॉर स्टडिंग द फंडामेंटल स्टडीज इन chemistry of immunoglobulins. So this is all about the brief history or the historical background of immunology. जो भी हम immunology पढ़ते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान पढ़ते हैं, उसका किस तरह से उसका एक बैकग्राउंड है. पहले से ही हर तरह से इसका अंदाज़ा लगाया जाता था कि किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग प्रकार के रोगों से लड़ती आई है.